प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अणु एवं परमाणु। परमाणु एवं अणु, ठीक है। तो आज इसमें हम करेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के परमाणु को दर्शाता था, ठीक है। ब्रजीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो चित्र 3.3 में दिखाया गया है डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों से की गई जहां वे प्रथम पाए गए। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस के नाम पर रखा क्योंकि साइप्रस में उत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम का है Al, कोबाल्ट का है CO न कि CO, ठीक है ना। पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, ठीक है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn, ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लोह को आयरन का प्रतीक माना गया है Fe, तो इसका लैटिन नाम है फेरम, ठीक है। तो फेरम का Fe ले लिया। इसी प्रकार सोडियम का नाम Na और पोटेशियम का नाम K रखा गया है, जिससे इनके नाम थे सोडियम के जो लैटिन नाम थे अपने ही भाषा के नाम थे वो थे नेट्रियम एवं केलियम। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। उसके बाद आगे देखिए, ये कुछ सारणी दिखा रखी है, इसमें तत्व दिखा रखे हैं, आपने ये ज़रूर याद करने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 9th 10th में काम आएंगे। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो इसके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको जैसे प्रयोग करेंगे आपको आते जाएंगे, बस 2-3 पढ़ लें जरूर बीच में। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजनों के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठे हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो जब हाइड्रोजन जल में तो इकट्ठे हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया ऑक्सीजन मान लीजिए इसका, तो वहाँ पर जाकर कितना है, तो इस प्रकार से हम तुलना करके माप सकते हैं। यहाँ हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड को ले रहे हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन से बना है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर बनी है। मान लीजिए एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के समान मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के
1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक को के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। ठीक है ना। 1961 में कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। तो 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 टुकड़े करता है बराबर तथा पाता है कि उसकी तरफ बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। ठीक है ना। जैसे चित्र 3.4 में दिखाया गया है, अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तरबूज का टुकड़ा ले लिया उसने और इसके बराबर में वो सारा सामान तोलता जाएगा। तरबूज ए में दिखा रखा है तरबूज, बी में 12 टुकड़े और सी में तरबूज का 1/12वां भाग, डी में तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तोल सकता है। ठीक है बेटा। वो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमानों के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि परिभाषा क्या होगी परमाणु द्रव्यमान की, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो कार्बन 12 के 1/12वें भाग के समान हो वह उसका इकाई परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देखिए चित्र में दिखा रखे हैं, टेबल में दिखा रखे हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आगे हम देखेंगे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।